Hello everyone, this is Sonam Tyagi and you're watching Biology with Sonam. So as I have promised you that कि मैं एवरी चैप्टर की क्या बनाऊंगी, शॉर्ट ट्रिक्स बनाऊंगी और आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो मैं रिवाइज कराऊंगी. मिनिमम 30 मिनट्स, मिनिमम मिनट्स विल बी 20, मैक्सिमम 30 मिनट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. मैं स्टार्ट कर रही हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ठीक है, पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज होने वाला है बहुत ही कम टाइम के अंदर. सो वीडियो को लास्ट तक देखना. ठीक है, एक एक पॉइंट जो है वो एक एक बोल्ड लेटर पॉइंट जो है वो सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा. चलिए, सो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि डाइजेशन मतलब क्या होता है, और मैं बीच में कुछ कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी बताती चलूँगी. ठीक है, लिंक करके. तो डाइजेशन जो होती है वो एक तरह का, जब भी वर्ड हम सुनते हैं डाइजेशन तो उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि किसी भी सॉलिड कंपोनेंट को, लार्ज कंपोनेंट को ब्रेक करके शॉर्ट छोटे कंपोनेंट्स में, सब्सटेंस में, सॉल्युबल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, उसको डाइजेशन बोलते हैं हम लोग. और डाइजेशन जो होती है वो मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस होती है. मैकेनिकल प्रोसेस एंड अ केमिकल प्रोसेस. मैकेनिकल इसलिए क्योंकि हम दांतों से च्यू करते हैं. बायोकेमिकल इसलिए क्योंकि एंजाइम्स की मदद से हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं. देन हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या चीज़ें खाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इंजेस्ट करते हैं. ठीक है, तो दैट विल बी फूड. और फूड के भी दो कंपोनेंट होते हैं, मेजर एंड माइनर कंपोनेंट. मेजर कंपोनेंट्स को ही हम मैक्रो बोल देते हैं और यही एनर्जी गिविंग फूड भी होते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. एंड बॉडी की सबसे पहली प्रेफरेंस जो होती है एनर्जी जिससे वो लेना चाहेगी, दैट विल बी कार्बोहाइड्रेट. देन फैट्स जो आपकी बॉडी में है, और फिर फैट्स भी अगर ख़त्म हो गए बॉडी के अंदर तो वो प्रोटीन को प्रेफरेंस देगी. ठीक है, ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब तीनों ही के तीनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. माइनर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, ये पूरा जो चैप्टर है ये हम 5 प्रोसेसेस के अंदर या स्टेप्स के अंदर पढ़ेंगे. दैट इज़ इंजेशन, इन से समझ लो, इन मीन्स अंदर आना, यानी कि टू इनटेक ऑफ फूड. डाइजेशन मीन्स एज आई हैव टोल्ड यू ब्रेक डाउन. एब्जॉर्प्शन मीन्स ब्रोकन फूड जो है, यानी कि डाइजेस्टेड फूड जो है अब उसका एब्जॉर्प्शन करना, विलाई के थ्रू या लैक्टियल के थ्रू होगा. ठीक है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन करना एब्जॉर्ब्ड फूड का. एक्सक्रीशन या फिर इजेशन बोल दो, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बॉडी से बाहर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं मेनली, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम गट भी बोल देते हैं, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक, और उसके साथ ही साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं. ये उसके साथ सिर्फ एसोसिएटेड है, फूड इन ऑर्गन से होके नहीं गुजरता, बट ये अपनी कुछ ना कुछ सिक्रीशन उसमें पोर करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं. तो पहला जो सिस्टम का पार्ट है दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन आपको बहुत ध्यान रखना है, कॉकरोच का, ठीक है, और ह्यूमन का बिल्कुल सेम है, एक्टो एंडोडर्मल, ऐसे भी लिंक कर सकते हो, उसका भी याद हो जाएगा ऐसे ही, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल. और मेजर जो है, अगर आपको एक ही ऑप्शन दिया हो तो यू विल गिव प्रेफरेंस टू द एंडोडर्मल, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक का जो मेजर पोर्शन है वो एंडोडर्मल ओरिजिन का है. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, गट या डाइजेस्टिव ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम, ये भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ है ये PYQ में. एंटीरियरली मतलब होता है आगे की तरफ से. ठीक है, जहाँ पे हमारा माउथ होता है, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एंटीरियरली सिचुएटेड होती है माउथ की साइड, और पोस्टीरियर सिचुएटेड होती है वो एनस की साइड. ठीक है, मैंने ये पिक्चर दिखाई हुई है यहाँ पे, मैंने इसको 3 पार्ट में से डिवाइड किया है. ये वाला ओपनिंग माउथ है, ये वाली ओपनिंग एनस है. ठीक है, तो माउथ के अंदर बकल कैविटी है जो ओरल कैविटी होती है हमारी. ठीक है, फेरिंग्स से लेके रेक्टम तक का पूरा पार्ट, पूरी एलिमेंट्री कैनाल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट. फोरगट जो होता है वो हमारा एक्टोडर्मल होता है और उसके अंदर से बकल कैविटी आती है. हिंडगट भी एक्टोडर्मल होता है, ऐसे याद रख लो. फर्स्ट वाला पार्ट माउथ वाला, बक्कल वाला पार्ट एंड एनस और एनल कैनाल ये एक्टोडर्मल है. बाकी का पूरा बीच वाला, एंडो मतलब अंदर, तो अंदर वाला पार्ट क्या है आपका, सॉरी ये मैंने गलती से मीजोडर्मल लिख दिया, दैट इज एंडोडर्मल, एंडोडर्मल, राइट. तो मिडगट इज एंडोडर्मल.
ठीक है। तो फेरिंग्स से लेके पूरा रेक्टम तक का रीजन, यानी कि फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, डियोडेनम, इंटेस्टाइन के ऑल पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट जो हैं वो एंडोडर्मल ओरिजिन के हैं। क्लियर दिस पेज? ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। बक्कल कैविटी के अंदर हम लोग पूरा सीक्वेंस में लेके चलेंगे। 4 पार्ट डिस्कस करने हैं इसमें, पैलेट, सलाइवरी ग्लैंड्स, टीथ एंड टंग। जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स है। पैलेट ऐसे समझो, जो ओरल कैविटी, आप अपनी टंग को रूफ की तरफ जो टच करोगे, आगे वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड दिखेगा, पीछे वाला पार्ट जो है वो सॉफ्ट दिखाई देगा, यानी कि वो पैलेट है आपकी बक्कल कैविटी की रूफ। ठीक है, आगे वाला पार्ट हार्ड है क्योंकि वो बोन से मिल के बना हुआ है, पीछे वाला पार्ट जो है वो आपका मसल से मिल के बना है, तो सॉफ्ट है। लिप्स की जो मसल्स होते हैं उनको ऑर्बिकुलरिस बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट याद रखो इन्हें। चीक्स की जो मसल्स हैं उनको बक्की नेटर बोलते हैं हम लोग। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ये टेबल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सलाइवरी ग्लैंड्स की टेबल। ठीक है, बहुत बार PYQ में, एम्स में पूछा हुआ है ये। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो, सबसे पहला क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में दे देंगे। आपको याद है कि 3 पेयर होते हैं, वो क्या दे देगा ऑप्शन पे, 3 ना दे के 6 दे देगा, 3 भी दे देगा। लेकिन अब वो पूछ रहा है सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं, उसने पेयर नहीं पूछा ना, तो 3 भी होगा वहाँ पे। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, 3 लगा देंगे, क्योंकि 3 पेयर 3 पेयर 3 पेयर हमें रटा हुआ होता है। अगर बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पूछे हैं तो आंसर विल बी 3। अगर सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड्स पूछे हैं उसने तो 6 हो जाएंगे बच्चा। क्लियर है? एक्सोक्राइन नेचर के होते हैं क्योंकि इनके पास डक्ट होती हैं, डक्ट के नाम हम पढ़ेंगे, बहुत आसान है। 3 ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड ये सबसे बड़ा है, सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट है सबसे, सब मैक्सिलरी मैंडिबुलर, इनकी लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो चीक्स में होता है, यानी कि अपर जॉ की साइड में होता है। चीक्स एस से एंड हो रहा है तो इसकी डक्ट का नाम भी स्टिनसन्स डक्ट है, ऐसे याद रख लेना, चीक्स में है और एस से एंड हो रही है चीक्स की स्पेलिंग, तो स्टिनसन्स डक्ट। सबलिंगुअल बिलो द टंग है, ठीक है, इसकी डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रेवेनस या फिर बार्थोलिन्स डक्ट। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर आपको पता है लोअर जो को बोलते हैं मैंडिबुलर, राइट, तो लोअर जो में प्रेजेंट है, ऐसे याद हो जाएगा मैंडिबुलर से। मैक्सिली एम, और एम को उल्टा कर दो तो अब क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा W, तो इसकी जो डक्ट है उसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉटन्स डक्ट से, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम कभी भी कोई भी चीज़ हमारी मनपसंद की बनी होती है तो एकदम से वाटरी, जैसे अभी मैं छोले भटूरे के नाम ले लूँ, डोसा ले लेने लगूँ, ठीक है, तो हमारे मुंह में क्या पानी आने लग जाएगा, तो दैट इज़ नॉर्मल। किसी चीज़ के बारे में सोच के मुंह में पानी आना दैट इज़ वेरी नॉर्मल। तो यानी कि नॉर्मल चीज़ें कौन संभालता है हमारा ब्रेन, पैरासिम्पैथेटिक। तो सलाइवेशन को स्टिमुलेट कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन ज़्यादा सलाइवेशन हो गया तो वाटर का लॉस होगा बिना बात के, ठीक है। तो सलाइवेशन को इनहिबिट कौन करता है जब ज़रूरत नहीं होती, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इन सब में से सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो पैरोटिड है, लेकिन सबसे ज़्यादा सलाइवा की सिक्रीशन जो करता है वो मैक्सिलरी करता है। क्लियर है? ओके, नाउ ये क्वेश्चंस 3 जो हैं मैंने फिलअप खाली छोड़े हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इट इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी इज कॉल्ड, आपको बताना है, डैश इज अटैच्ड विद दिस मेम्ब्रेन कॉल्ड डैश। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आपको सबको, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर किसी ने वीडियो देखी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ के जाना, ठीक है, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन टंग कॉल दी पैपिले बोलते हैं उसको। मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर के पैपिले कितने होते हैं, 4 तरह के पैपिले होते हैं, ठीक है, दैट इज फिल्लीफॉर्म पैपिले, राइट, फंजीफॉर्म पैपिले, फोलिएट पैपिले एंड सर्कमवेलेट, राइट, 4 तरह के होते हैं। इनमें से सबसे अबंडेंट और स्मॉलेस्ट पैपिले होते हैं फिल्लीफॉर्म, लार्जेस्ट बहुत ज़्यादा बड़े हैं लेकिन कम है नंबर में पैपिले, वो कौन से होते हैं, सर्कमवेलेट, ठीक है। और कौन से पैपिले जो होते हैं जो ह्यूमन के अंदर एब्सेंट होते हैं, फोलिएट पैपिले नहीं होते हैं ह्यूमन के अंदर, ये कैट के अंदर होते हैं, ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट से पैपिले होते हैं। टंग हमारी जो होती है वो रेडिश पिंक कलर की क्यों अपीयर होती है, क्योंकि फंजीफॉर्म पैपिले जो होते हैं वो उसको रेडिश पिंकिश अपीयरेंस देते हैं, ठीक है।
विच पैपले डू नॉट हैव टेस्ट बड? फिल्लीफॉर्म। फिल्लीफॉर्म के पास कोई भी टेस्ट बड नहीं हो सकता, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डैश कंसिस्ट ऑफ 100 टेस्ट बड्स। तो 100 टेस्ट बड किस में होती हैं? जो सबसे बड़ी है, सर्कमवैलेट। टीथ फॉर्मिंग सेल्स क्या होती हैं? जो टीथ बनाती हैं, टीथ की तो सेल्स फॉर्म करती हैं, दैट इज ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। और ये क्या बना रही हैं एक्चुअली में? टीथ का पार्ट, दैट इज डेंटाइन। क्या बना रही हैं ये? डेंटाइन बना रही हैं। और टीथ का जो ओरिजिन होता है वो एक्टो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, राइट। अब हमारे जो टीथ हैं वो उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक डेंटिशन देखने को मिलती हैं, दैट इज थीकोडोंट, डायफायोडोंट, हेट्रोडोंट, राइट। तो थीकोडोंट मैंने आपको बताया था, व्हेन ईच टूथ इज एम्बेडेड इनटू अ सॉकेट, उसको हम थीकोडोंट बोलते हैं। डायफायोडोंट मतलब पूरे लाइफ स्पैन के अंदर 2 सेट ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं, वन इज़ टेम्पररी, वन इज़ परमानेंट। ऐसे टाइप की डेंटिशन को हम लोग डायफायोडोंट बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोडोंट मतलब 4 डिफरेंट टाइप के टीथ हैं हमारे, ठीक है। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डोंट, हेट्रोडोंट। द टीथ लेकिन डायफायोडोंट तो है, 2 सेट तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ दांत ऐसे होते हैं जो लाइफ में सिर्फ एक ही बार आते हैं। यानी कि बच्चों के जो छोटे दांत होते हैं ना, तो सारे दांत नहीं टूटते, उनके आगे वाले टूट जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो दांत रह गए वहीं पे, वो एक ही बार आए ना, वो टूटे ही नहीं। तो नेक्स्ट जब टूट गए दांत सिर्फ वहीं आएंगे, या फिर जो अभी निकले नहीं हैं, जो दाढ़ हैं, वो आएंगी। तो उन टीथ को हम क्या बोलते थे? मोनोफायोडोंट, जो लाइफ में एक ही बार अपीयर होंगे, जो बच्चों के दांत वो नहीं टूटे या उनमें नहीं है। वो हैं 2 प्रीमोलर्स और 3rd मोलर, 3 मोलर नहीं, 3rd मोलर, जिसको हम अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ बोलते हैं। अक्कल दाढ़ लास्ट वाला, जो बाद में निकलती है, बहुत पेनफुल सी उसमें सेंसेशन होती है, धीरे धीरे करके निकलती है। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा, घर में कोई बड़ा हो तो बोलता है मेरी अक्कल दाढ़ निकल रही है, धीरे धीरे निकल रही है, दर्द करने लग जाता है बहुत, ठीक है। तो मोनोफायोडोंट कितने हैं? 12 दांत हैं, ठीक है। कैसे हैं 12 दांत? 2 प्रीमोलर और 3rd मोलर। ये मैं क्या बता रही हूँ आपको? एक साइड का बता रही हूँ। तो 2 प्रीमोलर जो हैं वो लोअर जॉ के हाफ में है, ठीक है। और दूसरे लोअर जॉ के हाफ में 2 होंगे, तो 4 नीचे हो गए, 4 ऊपर हो गए, 8, ठीक है। लास्ट मोलर तो एक एक दाढ़ में होंगे, तो 4 दांत ही हो गए, तो 8 और 4 12, तो 12 टीथ होते हैं मोनोफायोडोंट। आपको पूछे कि कितने होते हैं, तो 12। कौन से होते हैं? तो प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये तीनों चीज़ें। डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट्स, ठीक है, दैट इज़ 2 1 2 3। 2 क्या है यहाँ पे? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो 2 इंसीजर है, मैंने देखो यहाँ इंटू टू कर रखा है। ये जो मैंने ऊपर वाला लिखा है ना, ये लोअर जो का हाफ और ये अपर जॉ का हाफ, इंटू 2 कर दिया तो पूरे दांत हो गए। तो टोटल अगर करोगे इनके, तो ऊपर भी टोटल दांत कितने आएंगे? 32 दांत आ जाएंगे आपके, ठीक है। 16 ऊपर, 16 नीचे, राइट। चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके प्री मोलर्स देखो एब्सेंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए विच टीथ आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन, दैट इज़ प्री मोलर एंड लास्ट मोलर। वैसे प्री मोलर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको जो आया हुआ है, ठीक है। बच्चों का होता है 2 1 0 2, ठीक है। बस ये याद रखना, प्री मोलर एब्सेंट है तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा इसी से। कोई एक याद कर लो, बाकी के अपने आप बन जाएंगे। अब टीनेजर, ठीक है, 18 साल की एज में या फिर 17 साल 16 साल की एज में अगर आप बच्चों के दांत देखोगे तो 20 दांत 28 दांत होते हैं उनके। तो कौन से दांत नहीं आए उनके? लास्ट वाले, अक्ल नहीं आई है अभी उनमें, बच्चों में, ठीक है। अभी वो टीनेजर हैं, अभी वो अडल्ट में नहीं आए हैं, ठीक है। तो उनके लास्ट वाला देखो ये एब्सेंट है। हमारे अंदर तो है, ये मेरी भी निकल चुकी हैं सारी, ठीक है, क्लियर है। तो 3 हैं, बस ये नहीं आए हैं, ठीक है। तो 28 हो गए, और 4 होते हैं ये, ठीक है। विच टीथ आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन? प्री मोलर एंड लास्ट मोलर। विच टीथ आर एब्सेंट इन टीनेजर? 3rd मोलर, ठीक है। रूटलेस टीथ किनको बोलते हैं बेटा? रूटलेस टीथ उनको बोलते हैं जो कभी ग्रो करना बंद ही नहीं करते, जैसे चूहे के दांत, ठीक है, माउस के, रैट के, एलिफेंट के दिखाने वाले दांत जो होते हैं, खाने वाले दूसरे होता है, दिखाने वाले दूसरे होते हैं। जो उसकी टस्क निकली रहती है आगे को जो रहते हैं, वो अपर इंसीजर्स हैं, वो उसके आगे के ऊपर वाले जॉ के इंसीजर्स हैं, वो जो आगे की तरफ आ गए। तो वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, इसलिए चुईयाँ को ना हर थोड़े थोड़े टाइम में चीज़ों को कुतरना पड़ता है ताकि वो आगे से दांत घिस जाएं
अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो दांत जो है उसके जॉ के आर पार निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टीथ जो ग्रो करना कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, रूटलेस टीथ बोलते हैं। अगली बात समझ में अभी तक की? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है भाई? टीथ की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ एनेमल, और वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, ठीक है, क्लियर है। डेंटाइन कौन सी सेल सिक्रीट कर रही थी? ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है, और ये क्या होती हैं? ये मीजोडर्मल ओरिजिन की होती हैं, इसलिए हमने बोला था कि जो टीथ है वो एक्टो मीजोडर्मल ओरिजिन का है, राइट। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर वी नो वेरी वेल, फेरिंग्स। ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, ये हमारा ईसोफेगस है, ठीक है, जिसमें फूड एंटर होगा, और इसकी जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोल देते हैं? गलेट बोल देते हैं उसको। ईसोफेगस थिन है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, एक भी वर्ड मिस नहीं करना है। लॉन्ग, एक्सटेंडेड, पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू नेक, थोरैक्स, ठीक है, एंड डायफ्राम, राइट। ईसोफेगस किस में ओपन होता है? एक जे शेप का स्ट्रक्चर नोन है स्टमक, और इन दोनों के बीच में ईसोफेगस जब ओपन होता है स्टमक में, तो कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। नाम भी बहुत आसान है, गैस्ट्रो वर्ड इज रिलेटेड टू स्टमक, ईसोफेजियल, ठीक है, तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते, कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं होता, तो नो डाइजेशन अकर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में और आपके ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। स्टमक का आता है, स्टमक बैग लाइक भी है बोल देते हैं उसको, 4 पार्ट होते हैं उसका। जैसे ही वो ओपन होता है ईसोफेगस उसके अंदर, तो उस पार्ट को कार्डिक बोलते हैं। उसके थोड़े से साइड वाले अपर पार्ट को फंडस बोलते हैं, बॉडी बीच वाले पार्ट को, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है उसको पाइलोरिक बोलते हैं, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे, ठीक है, राइट। मैक्सिमम पेरिस्टालसिस जो होती है वो स्टमक के अंदर होती है, और स्टमक स्टोर करता है आपके फूड को 4 to 5 आवर्स। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बहुत ही इजी पार्ट है, लेकिन उस टाइम पे जब ऑप्शंस होते हैं ना 2 to 3, 4 to 5, कितने घंटे के लिए स्टोर होता है, तो भाई बिल्कुल ऐसे याद, 5 याद रख लेना, और 5 से 1 कम याद रख लेना, 5 10 ऐसे नंबर में याद रख लेना, 5 से 1 कम, 4 to 5 आवर्स। इन स्टमक सम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, राइट। ये इंपॉर्टेंट है टेबल कुछ। अब देखो, आपके जो स्टमक होता है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग HCl होता है, तो उस HCl से वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल्स या म्यूकस सेल्स। ये म्यूकस रिलीज़ करती हैं जो पूरे ऑर्गन को क्या करती हैं? लाइन करती हैं। अब म्यूकस सिर्फ स्टमक के अंदर नहीं है, म्यूकस की लाइनिंग माउथ से लेके एनस तक है, यानी कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल, पूरी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाय म्यूकस लेयर, राइट। तो म्यूकस कौन सिक्रीट कर रही है? गॉबलेट सेल्स कर रही हैं। ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल्स OP से याद रख लेना, ये HCl और CIF फैक्टर रिलीज कर रही हैं, यानी कि कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। चीफ जाइमोजिन या पेप्टिक सेल्स, एक ही नाम है, ये प्रो एंजाइम जो होते हैं, यानी कि इनएक्टिव एंजाइम, उनको रिलीज़ करते हैं। और एक और चीज़, हमें सबको पता है कि जब बाइल आता है तभी मे बी डाइजेशन होती है फ़ैट की, बट नहीं, गैस्ट्रिक लाइपेज यानी कि स्टमक में भी लाइपेज एंजाइम रिलीज़ होता है। कुछ अर्जेंटोफिन सेल्स होती हैं यहाँ पे जो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। जी सेल्स जो होती हैं, गैस्ट्रिन सेल्स बोलते हैं इनको, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ करती हैं। डी सेल्स सोमेटोस्टेटिन। ईसी सेल्स जो होती हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। सम कुछ एलर्जिक फूड आप खा लेते हो तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो करती हैं। और ये जो मैंने CIF पीछे बताया था, CIF फैक्टर जो होता है वो असेंशियल होता है बेटा विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी बॉडी में। अगर ये CIF फैक्टर नहीं रिलीज़ होगा, एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है CIF एक तरह की, अगर ये नहीं रिलीज़ होगा तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। और विटामिन B12 का सोर्स क्या होता है? सबसे अच्छा कर्ड होती है आपके घर में, ठीक है। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा तो, और अगर विटामिन B12 आपकी बॉडी को नहीं मिला तो RBC का मैचुरेशन नहीं होगा, और इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? इट लीड्स टू पर्नीशियस एनीमिया। दिस इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे? इन विच द ऑक्जेंटिक सेल्स गेट डिस्ट्रॉयड, राइट। पैराइटल सेल्स क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये रिलीज़ नहीं हो पाता और आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाती है, परनीशियस एनीमिया बोलते हैं उसको। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं? ठीक है, दैट इज सीकम, कोलोन, रेक्टम। मैंने उसके नहीं लिख पाई यहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट है? डिओडेनम, डिओडेनम, राइट, जेजेनम एंड इलियम। ये सब तीनों लाइन से ही है। ये कैसा होता है? सी शेप का पार्ट होता है, ये हाईली कॉइल्ड होता है, ये उससे भी ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होता है। तो 4 पार्ट हैं इसके लार्ज इंटेस्टाइन के, दैट इज सीकम, सॉरी 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, कोलोन के 4 पार्ट हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। इसको और ऐड कर लेना, ये तो याद होंगे। सिग्मोइड कोलोन भी होता है एक लास्ट में, रेक्टम से पहले। ठीक है, एक सी शेप का स्ट्रक्चर कौन सा है इंटेस्टाइन का? दैट इज डिओडेनम। लॉन्ग एंड कॉइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज जेजेनम, और जेजेनम से भी ज़्यादा हाईली कॉइल्ड पार्ट जो होता है वो इलियम होता है। अब देखो इसमें स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना, ILE लिखा हुआ है तो ये इंटेस्टाइन वाला है। एक ILI भी लिखा हुआ, आप बोन्स में पढ़ोगे आप, मैं वहाँ पे भी आपको एक बार बताऊँगी। इट इज़ अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आंसर सीकम। सीकम के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो होस्ट करता है। ठीक है, हमारे अंदर भी, बाकी रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी, क्योंकि जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल मिथेनोजेंस। तो वो कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो लाइक सेलुलेज एंजाइम रिलीज़ करते हैं, जो सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सेलुलोज डाइजेशन कहाँ होती है रूमिनेंट एनिमल के अंदर? सीकम के अंदर होती है, राइट। हमारे अंदर जो सीकम होता है वो रिड्यूस होके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो गया है, जिसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये क्या है? एक तरह का सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू है। ये वेस्टिजियल है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स के साथ हमारी WBC जो होती हैं वो इंटरेक्शन करती हैं। तो दिस इज़ अ सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू। याद है सेकेंडरी लिम्फॉइड? स्प्लीन, माल्ट, लिम्फ नोड्स, ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, यानी कि युद्ध भूमि है जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम किसी फॉरेन पार्टिकल से क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा, राइट। कोलॉन के अंदर एक 3 लॉन्गिट्यूडनल, अगर आपको डायग्राम में मैंने मेंशन कराया था आपको, इस तरीके से ऐसे एक रॉड सी जा रही होगी बीच से, NCERT ने मेंशन नहीं कराया इसको, बीच में से जा रही है ये। ठीक है, ये वाली, तो इसको क्या बोलते हैं? टीनिया कोलाई बोलते हैं। 3 लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर बैंड्स होते हैं ये, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो इसको टीनिया कोलाई बोलते हैं। फंक्शन अभी बताऊंगी मैं। स्मॉल पाउचेस, अब ये जो मैं ऐसे बना रही हूँ ये पाउचेस जो होते हैं इनको हम बोलते हैं हॉस्ट्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? हॉस्ट्रा। अब इनका फंक्शन क्या होता है इस बैंड का और इन पाउचेस हॉस्ट्रा का फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन ऑफ टीनिया कोलाई एंड हॉस्ट्रा, ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं ताकि वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाए। अब आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आप सीधा आंसर बता दोगे भाई लार्ज इंटेस्टाइन। गलत हो जाएगा। जब मैक्सिमम फूड की डाइजेशन आपके वहाँ हो रही है, जेजेनम के अंदर हो रही है, जहाँ पे माइक्रोविलाई विलाई प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैक्सिमम सिक्री एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ सिर्फ पानी के अलावा और कुछ मिनरल्स के अलावा और कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर आपसे पूछे और वहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दे रखा हो, जेजेनम दे रखा हो, तो आप उसी को प्रेफरेंस दोगे, राइट। मिनिमम पेरिस्टालसिस कहाँ होता है भाई? रेक्टम में, क्योंकि रेक्टम में क्या करना है? फूड को स्टोर कराना है हमें। ठीक है, अगर यहाँ पे पेरिस्टालसिस ज़्यादा होगी तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे स्टोर ही नहीं होगा। ठीक है, टेम्पररी स्टोर ही नहीं होगा। तो रेक्टम के अंदर सबसे कम पेरिस्टालसिस होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे बताई थी? स्टमक के अंदर बताई थी, राइट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज टोटल जूसेस कितने रिलीज होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में? सलाइवा से निकल गया सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा निकाल दिया, दैट इज माउथ में रिलीज होता है।
गैस्ट्रिक सेल्स जो होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो गैस्ट्रिक जूस बनाती है, स्टमक में रिलीज़ करती हैं। पैनक्रेटिक एसिनाई यानी कि पैनक्रियाज हमारा मिक्स ग्लैंड है, तो उसका जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है उसको पैनक्रेटिक एसिनाई बोलते हैं। मैक्सिमम पार्ट यही होता है पैनक्रियाज का। ये क्या जूस करता है, पैनक्रेटिक जूस रिलीज़ करता है। कहाँ रिलीज़ करता है, डिओडेनम में। ठीक है, ये लोकेशन भी दे रखी है कहाँ रिलीज़ होता है। लिवर सेल्स जो है हेपेटिक सेल्स, वो बाइल जूस बनाती हैं और वो भी डिओडेनम में ही रिलीज़ करती हैं। ठीक है, हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट के थ्रू होता है। इंटेस्टिनल क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुंज जो होता है वो इंटेस्टिनल जूस बनाता है, जिसको हम सकस इंटेरिकस भी बोलते हैं, और ये जेजुनम में रिलीज़ करता है। राइट। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। ठीक है, ये जो ऑर्डर बता रही हूँ मैं 4 लेयर का बना होता है, ये याद रखना। आउटर टू इनर ऑर्डर दे रखा है गट की वॉल का, यानी कि अगर आप फूड के पास जाना चाहते हो बाहर से तो आपको कितनी लेयर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो सबसे बाहर वाली जो होती है वो सेरोसा। ठीक है, देन मस्कुलैरिस होती है। मस्कुलैरिस 2 तरह की होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलैरिस, डायग्राम पे बहुत ध्यान देना, ये सर्कुलर सी दिख रही होंगी। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ऐसे दिख रही होंगी ये, लेकिन ये ऐसे रॉड की तरह जा रही हैं। अभी ये पेन है, ये लॉन्गिट्यूडनल है ना, लेकिन अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो सर्कुलर ही दिखेगी। राइट, समझ में आया। और ये जो बैंगल्स की फॉर्म में होती है, ये जो सर्कुलर बोला है, ये ऐसे दिखेगी, ऐसे थोड़ी थोड़ी। ठीक है, इस तरीके से ऐसे, क्योंकि अगर ऐसे कोई कर्व है भाई, ऐसे फिंगर है मान लो ये, तो आपको सिर्फ यही दिखेगा ना, सर्कुलर थोड़ी दिखेगी आपको, ऐसे थोड़ी दिखेगी पूरा सर्कुलर ऐसे करके। तो ये ऐसे है, और ये पेन का टॉप दिख रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल बाहर वाली है आउटर, और ये सर्कुलर जो है अंदर वाली है। देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। राइट। एपिथेलियम, विच एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। फेरिंग्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके टिश्यू वाले चैप्टर से भी है ये। देखो, जितने भी आपकी बॉडी में ऐसे पार्ट हैं जो आउटर इन्वायरमेंट से फेस हैं और वो लिविंग भी हैं, तो वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये एक तरह की कंपाउंड एपिथेलियम है। ठीक है, इसको प्रोटेक्शन भी चाहिए आउटर इन्वायरमेंट से, लेकिन ये लिविंग भी है। हमारी स्किन की आउटर स्किन तो डेड सेल्स हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो लिविंग है उनकी बात, तो स्ट्रैटिफाइड यानी कि मॉडिफाइड बोलते हैं इनको, स्क्वैमस एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। राइट। एक और एग्जांपल बताया था मैंने, जो आपकी आउटर आई कंजक्टिवा जो होती है वो भी इसी की बनी हुई होती है। ठीक है, तो बक्कल कैविटी, ठीक है, फेरिंग्स, ईसोफेगस तक, और एनल कैनाल या एनल स्पोर जो होता है वो सब किसके बने होते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। विच एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, सिंपल कॉलमिनार एपिथेलियम। प्लेक्सिस इज अ क्लस्टर ऑफ नर्व्स को बोलते हैं। और डाइजेशन वाले चैप्टर में 2 टाइप के प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ ऑरबाश प्लेक्स, इसकी लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, इसका फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, और इसका नाम तो इम्पॉर्टेंट है ही भाई। ऑरबाश प्लेक्स वाइस वर्सा करके पूछ लेंगे। ठीक है, और ऑरबाश प्लेक्स जो होता है वो बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलैरिस लेयर एंड सर्कुलर मस्कुलैरिस लेयर, यानी कि LML CML, इनके बीच में प्रेजेंट होती है। अदर नेम क्या है इसका ऑरबाश प्लेक्स का, मिएंट्रिक प्लेक्स बोलते हैं इसको। फंक्शन ऑफ ऑरबाश प्लेक्स क्या है, पेरिस्टाल्सिस जो होती है, यानी कि स्क्वीजिंग मूवमेंट जो होता है, जैसे फूड यहाँ पे खाया तो मैंने इस पार्ट को स्क्वीज़ करा तो खाना नीचे चला गया, फिर इस पार्ट को स्क्वीज़ करा फिर नीचे चला गया। तो जो स्क्वीजिंग पैटर्न जो है, ये रेगुलर पैटर्न, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है, दैट इज़ पेरिस्टाल्सिस। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑरबाश प्लेक्स। एक और प्लेक्स होता है दैट इज़ बिजनर्स प्लेक्स, इसकी लोकेशन होती है CMI और सब म्यूकोसा के बीच में, इसलिए इसका दूसरा नाम सब म्यूकोसल प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। और इसका फंक्शन होता है ये GIT, पूरे गट के अंदर क्या क्या सिक्रेशन हो रही है उस सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। क्लियर है, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर हिस्टोलॉजी सीक्वेंस बता देती हूँ प्लेक्सिस को मिला के। सबसे बाहर वाली लेयर तो सेरोसाई थी, देन लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर थी, आउटर वाली है ये, दिस वन इज आउटर, राइट। देन ऑरबाश प्लेक्स था, मैंने बताया था LML और CML के बीच में है ये, तो बना दिया। फिर CML के बाद सब म्यूकोसल या मिजनर्स प्लेक्स था, उसके बाद सब म्यूकोसा, देन ल्यूमन।
ल्यूमेन के अंदर क्या जा रहा है आपका, फूड जा रहा है। क्लियर है। अब मॉडिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो एक ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। ये कौन सी लेयर की मॉडिफिकेशन है, ये आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ सब म्यूकोसा, और वो भी कौन से पार्ट का, दैट इज़ ड्यूोडेनम, ठीक है। जैसे आप कोई भी लिपिड्स वाली चीज़ें खाते हो या फिर एसिडिक चीज़ें जब जाती हैं ड्यूोडेनम के अंदर, तो ये सेंस करता है और ये एक सिक्रीट करता है सिक्रीशन को, फ्लूइड को, बट उसके अंदर वो एल्कलाइन नेचर का होता है, लेकिन उसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं कोई भी। तो कौन रिलीज़ करता है, ब्रूनर्स ग्लैंड एल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करता है, जो खाना आपके स्टमक से आ रहा है एसिडिक नेचर वाला, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओब्लिक मसल्स स्टमक में होती हैं भाई। लोकेशन ऑफ पियर्स पैचेस, ये भी एक टाइप का क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, और इसकी लोकेशन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में दे रखा है पियर्स पैचेस, जहाँ पे लिम्फॉइड ऑर्गन्स बढ़ाए हुए हैं। मैंने आपको डाइजेशन में ही बता दिया वो, ठीक है, 12th वाली चीज़। पियर्स पैचेस जो हैं इलियम में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लोग टॉन्सिल्स भी बोल देते हैं, इंटेस्टिनल टॉन्सिल्स बोल देते हैं इनको, पियर्स पैचेस को, ठीक है। टीनिया एंड हॉस्ट्रास कहाँ पे प्रेजेंट थे बेटा, कोलोन में। मैक्सिमम विलाए कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जेजेनम में। तो जब मैक्सिमम विलाए वहाँ पे हैं तो फूड की मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होगी, जेजेनम के अंदर होगी। क्लियर है भाई। फंक्शन ऑफ पियर्स पैचेस, सिक्रीट लिम्फोसाइट सिक्रीट करती हैं, तभी तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोल रहे हैं इसको, राइट। पियर्स पैचेस को हम लोग लिम्फॉइड टिश्यू भी बोल देते हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन प्रेजेंट बिटवीन द टू विलाए, ये एक विलाय है और ये दूसरी विलाय है, इसके बीच में एक क्रिप्ट बनता था, ठीक है। इस क्रिप्ट को ही हम क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन बोलते हैं, ठीक है। तो दो विलाय के बीच में प्रेजेंट है ये, और ये कौन सी सेल से लाइनिंग हो रही है इसकी, दैट इज पेनिथ सेल्स बोलते हैं इनको, पेनिथ सेल्स। और ये क्या रिलीज करता है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, सकस इंटेरिकस, जिसको आप इंटेस्टिनल जूस बोलते हो, जो जेजेनम में रिलीज होता है, राइट। What is the function of Paneth cells? Secrete enzyme in intestinal juice. Clear है। Cells of villi known as enterocytes बोलते हैं। Lymphatic vessels present in villi is lacteal. क्लियर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लिवर के ऊपर, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लिवर क्या है बेटा, एंडोडर्मल होता है, सबको पता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर जो होती है, मेनली बच्चे हेपेटिक सेल्स लिख के आ जाते हैं, बट एक्चुअली में हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर हेपेटिक सेल्स होती हैं, बट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक लोब्यूल। और ये कवर होता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ये, ठीक है। बेंजीन नहीं बना रही हूँ मैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता है ये। और इसके चारों तरफ हेपेटिक लोब्यूल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सी कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। हेपेटिक सेल्स आर अरेंज्ड इन रेडियल रोज आर कॉल्ड हेपेटिक कॉर्ड। स्पेस बिटवीन टू हेपेटिक कॉर्ड जो होती हैं उनको हम साइनोसॉइड बोलते हैं। ये हेपेटिक कॉर्ड है, दो, ये कि हेपेटिक कॉर्ड है, एक ये हेपेटिक कॉर्ड है, दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको साइनोसॉइड बोलते हैं। यहाँ पे एक फिक्स्ड मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, उनको कफ्फर सेल्स बोल देते हैं हम लोग। किलर सेल्स होती हैं ये, फैगोसिटिक नेचर है इनका, फैगोसाइटोसिस करती हैं। डीएमिनेशन यानी कि अमाइनो ग्रुप हटा देना किसी भी सब्सटेंस से, लिवर के अंदर होगा। डिटॉक्सिफिकेशन, अल्कोहल पीते हैं तो लिवर ख़राब होता है क्योंकि वहाँ डिटॉक्सिफिकेशन होती है। ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है, सॉरी ग्लाइकोजन जो होता है, वो भी कहाँ स्टोर्ड होता है, लिवर के अंदर। वाइटामिन्स जो होते हैं फैट सॉल्युबल, वो भी स्टोर कहाँ होते हैं, लिवर के अंदर। प्लाज्मा प्रोटीन, बाइल जूस, एंटीकोगुलेटिंग, ऑर्निथिन साइकिल, क्लॉटिंग फैक्टर्स, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया, ये सब कहाँ पे होते हैं, ये सब लिवर के अंदर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। डक्ट ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपेटिक डक्ट बोलते हैं इसको। बाइल डो नॉट कंटेन वॉट, दैट इज एंजाइम। बाइल जूस के अंदर एंजाइम नहीं होते, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन करता है ये फैट की। बाइल का जो सॉल्ट होते हैं उसके अंदर कॉम्पोजिशन के अंदर, वो फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन कराते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट
ग्लैंड है, ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन स्किन है हमारी लार्जेस्ट ऑर्गन। कॉम्पोजिशन क्या है भाई, फॉस्फोलिपिड, याद रखना, क्योंकि हमें सिंपली बाइल पिगमेंट या बाइल सॉल्ट याद रह जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी होता है उसके अंदर और फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। और बाइल पिगमेंट कौन कौन सी होती हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट, ये जब रिलीज होता है तो इमल्सिफिकेशन करवाता है। इमल्सिफिकेशन मतलब होता है बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल में तोड़ देना, और लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। गॉल ब्लैडर इसके नीचे होता है, तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, ये लिवर का जो बाइल आ रहा है उसको स्टोर भी करेगा एंड कंसनट्रेट भी करेगा बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर। तो वाटर एब्जॉर्ब जाता है तो बाइल क्या हो जाता है, कंसनट्रेट। सिस्टिक डक्ट होती है उसके पास अपनी, और जब ये पैनक्रेटिक हेपाटोपैनक्रेटिक डक्ट जब ओपन होती है डिओडेनम में, तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ट्रिप्सिनोजन जो हार्मोन है ये आपके पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड इट इज़ एक्टिवेटेड बाय द एंटेरोकाइनेज। पेप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट कर रहा है स्टमक के अंदर, HCl कर रहा है। काइमोट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट कर रहा है, ट्रिप्सिन। मैंने आपको बताया था ना कि एंटेरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा, ये बाकी सबको उठा देगा, ठीक है। और एंटेरोकाइनेज इज द ओनली हार्मोन, is the only enzyme which do not act on any food, ठीक है, डाइजेशन के अंदर, क्योंकि ये किसके ऊपर काम कर रहा है, ये ट्रिप्सिनोजन के ऊपर काम कर रहा है। HCl is secreted by oxantic और parietal cells. Pepsinogen is secreted by peptic cells. बाउल मूवमेंट जो होता है वो कहाँ पे मिलता है हमें, रेक्टम में बाउल मूवमेंट बोलते हैं। पियर्स पैचेस कहाँ बताए थे अभी मैंने, इलियम में। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट क्या है हमारा, इलियम है, ठीक है। हाईली कॉइल्ड पार्ट बताया था, तो उसको स्ट्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट पेज, ठीक है, लास्ट पेज है ये हमारा। स्टमक ओपन इनटू द डिओडेनम थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर, हमें पता है। इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसिकल वाल्व। Trypsin enzyme found in pancreatic juice, right? Teeth absent in children, कौन कौन से absent थे, premolar, last molar. Largest salivary gland is parotid gland. Main site for carbohydrate digestion is buccal cavity. Main site for protein digestion is stomach, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम वहीं थे। बकल कैविटी के अंदर 30% कार्ब्स का ब्रेकडाउन हो जाता है। बाकी कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च का डाइजेशन करता है, सलाइवरी अमाइलेज, और किस में तोड़ देता है, एक डाइसेक्राइड में, माल्टोज में। अदर नेम्स ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन बोलते हैं इसको। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर पेप्सिन है, रेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं जो सिर्फ मदर के मिल्क पे फीड कर रहे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, रेनिन होता है, उनके अंदर पेप्सिनोजन नहीं होता है। फंक्शन क्या है रेनिन का, जो मिल्क प्रोटीन होती है केसिन, उसको पैरा कैसिनेट में ब्रेक कर देते हैं कैल्शियम की प्रेजेंस में। रेनिन अडल्ट्स के अंदर एब्सेंट होता है, मेरे अंदर और आपके अंदर एब्सेंट है। रेनिन एक्ट किस पे करता है, केसिन प्रोटीन पे। द एंजाइम विच डू नॉट एक्ट ऑन फूड बट एक्टिवेट अदर एंजाइम, एंटेरोकाइनेज, ठीक है। एक डिजीज़ वाली और कैलोरीफिक वैल्यू वाली जो वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, पूरी वीडियो को देखना, सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। ये बेस्ट वे है कि आप रिवीजन, और एक और चीज़, किताब एक पेन कॉपी लेके बैठना। जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ मुझे पता है मोस्टली आपको आते होंगे, लेकिन जो नहीं आते ना, बस उसको एक शॉर्ट नोट बना लेना अपना फटाफट से, ताकि वो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने आसान रहे वो आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।